Hello everybody, welcome back to our YouTube channel at 24/7. I'm your law mentor Diksha Pandey and today in this video we are going to discuss 5 tips to do mock analysis. Right? तो बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको ये डाउट होता है कि मैम हम मॉक तो दे देते हैं बट हमको यही नहीं पता है कि मॉक एनालिसिस कैसे करनी है, मॉक को सही ढंग से कैसे हम एनालाइज करें जिसकी वजह से हमारा जो मार्क्स है, हमारे जो स्कोर्स हैं वो इम्प्रूव होने लग जाएं। तो आज हम बात करेंगे उन सारी ही टिप्स की जो आप यूज़ करके फॉलो करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, और जब भी आप मॉक दें तो इन सारी ही चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको कैसे एनालाइज करना है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहला जो टिप नंबर 1 है वो ये है कि आपको अपने सेक्शंस को कैटेगराइज करना पड़ेगा। वंस यू हैव गिवन योर मॉक, आपको उस मॉक को अब कैटेगराइज करना है कि कितने क्वेश्चंस थे आपके पास, उसमें से आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और करेक्ट किया है। देन उसके बाद आपको दूसरी कैटेगरी बनानी है कि कितने क्वेश्चंस आपने रॉन्ग किए हैं। एंड तीसरी जो कैटेगरी होगी वो होगी कि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस कितने थे जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए या फिर आपने पढ़े लेकिन उन्हें स्किप कर दिया। ठीक है, तो इन तीनों सेक्शंस में आप अपने क्वेश्चंस को डिवाइड करोगे। फिर जो आपके करेक्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपने आंसर सही दिया है और आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिली है, आपको +1 मिला है, उसमें आपको क्या करना है, ये देखना है कि क्या वो एक लकी गैस था जिसकी वजह से आपके मार्क्स आ गए। उसमें आपको कोई प्रायर नॉलेज नहीं थी बट वो एक तुक्का लग गया था आपका जिसकी वजह से आपको उसमें +1 मिल गया। तो आपको ये देखना है, प्लस आपको ये देखना है कि जो एक्चुअल नॉलेज थी क्या वो आपके पास थी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की या नहीं थी। अगर ऐसा होता है कि वो आउट ऑफ लक आपका क्वेश्चन सही हो जाता है और आपको नहीं पता था उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो उस क्वेश्चन की भी एनालिसिस आपको करनी है क्योंकि वो क्वेश्चन भी माना जाएगा कि आपको नहीं आता था। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, एनालिसिस करनी है, ये देखना है कि क्या करेक्ट रीजनिंग होगी इसकी। मैंने जो रीजनिंग लगाई वो आउट ऑफ लक सही निकल गई लेकिन इसकी एक्चुअल में करेक्ट रीजनिंग क्या है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी आपको, जितने भी आपके करेक्ट क्वेश्चंस हैं, आपके करेक्ट आंसर्स हुए हैं, उनको भी आपको एनालाइज करना है, उन्हें नहीं छोड़ना है। कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने नेगेटिव मार्किंग वाले आंसर्स देखे, उसका उन्होंने एनालिसिस कर लिया और जितने उनके करेक्ट आंसर्स थे उन्हें छोड़ दिया। उनको लगता है कि इसमें तो हमारे को मार्क्स मिले ही हैं और तो इसकी एनालिसिस करने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन आपको वो क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, आपको वो क्वेश्चंस भी एनालिसिस करनी है उसकी। देन उसके बाद आते हैं हमारे रॉन्ग क्वेश्चंस। तो जो रॉन्ग हुए हैं उनको तो आपको एनालाइज करना ही है। ये देखना है आपको कि क्या वो रॉन्ग आंसर आपके कंसेप्चुअल इनक्लैरिटी की वजह से हुआ है कि मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे या कंसेप्चुअल कोई एरर था, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी किसी चीज़ में जिसकी वजह से आपका जो क्वेश्चन था वो गलत हो गया, या फिर वो मिसरीडिंग की वजह से हुआ है, मतलब आपने क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लिया, जो क्वेश्चन में लिखा था वो आपने नहीं पढ़ा, कुछ और ही समझ लिया, गलत पढ़ लिया, या फिर कोई आपने सिली मिस्टेक की है, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को कोई बारीकियाँ थी जिसको आपने छोड़ दिया है, उसकी वजह से आपका वो आंसर गलत हो गया है। तो आपको वो चीज़ भी देखनी है, प्लस उसका जो भी करेक्ट रीजनिंग होगी वो आपको उस क्वेश्चन के सामने लिखनी है। देन उसके बाद अनअटेम्प्टेड आपके जो क्वेश्चंस होंगे जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, कि आपको टाइम नहीं मिला, आपने वो एक भी बार क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाया, उन क्वेश्चंस को भी आपको वापस से एनालाइज करना है। प्लस उन सारे क्वेश्चंस को भी एनालाइज करना है जो कि आपने छोड़ दिए हैं क्योंकि आपके पास प्रायर नॉलेज नहीं थी या आपके पास एक्यूरेट नॉलेज नहीं थी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, तो आपने नेगेटिव मार्किंग के फियर से उसको छोड़ दिया था, उनको भी आपको वापस से एनालाइज करना है। ठीक है, तो इन तीनों कैटेगरीज में डिवाइड करके आप अपने जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको एनालाइज करोगे। ठीक है, ये तो है टिप नंबर 1। अब हम बात करते हैं हमारे टिप नंबर 2 की कि आपको अगला स्टेप क्या करना है। तो आपने जब वो सारी चीज़ें कर ली, कैटेगराइज कर लिया आपने अपने क्वेश्चंस को, अब आपको एक मिस्टेक ट्रैकर नोटबुक बनानी है। ठीक है, आप एक नोटबुक बनाएंगे ऐसी कुछ, उसमें आप क्या करोगे, आप एक सेक्शन पूरा डिवाइड करोगे कि ये जो मेरे सेक्शन है ये सारे करेक्ट आंसर्स थे लेकिन इसकी मेरे को एक्यूरेट रीजनिंग नहीं पता थी, तो ये सारे क्वेश्चंस ये रहे। जो रॉन्ग आपके आंसर्स थे वो आपने एक जगह पे लिख लिए, जो अनअटेम्प्टेड आंसर्स थे वो एक जगह पे लिख दिए, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके साथ में आपको क्या लिखना है, करेक्ट रीजनिंग लिखनी है कि उसकी प्रॉपर रीजनिंग क्या है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है,
ताकि जब आप उसको रिवाइज करो तो आपको पता रहे कि आपने क्या रीजनिंग मार्क की थी और एक्चुअल में रीजनिंग क्या थी उसकी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो करनी ही करनी है हर एक मॉक में। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज मिस्टेक को भी आपको राइट डाउन करना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन जो टॉट से रिलेटेड था वो गलत हो गया है, और जितने भी टॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सारे ही आपको गलत हो जाते हैं, या पर्टिकुलरली टॉट में से वाइकेरियस लायबिलिटी आपको समझ में नहीं आया है, उसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे नहीं बनते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को फाइंड आउट करना है कि कौन सा टॉपिक से आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं, फिर उन टॉपिक्स को आपको लिस्ट डाउन करके वापस से रिवाइज करना है, वापस से उसको पढ़ना है, थ्योरीज अपने कॉन्सेप्ट को वापस से क्लियर करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो जो भी क्वेश्चंस आए उस पर्टिकुलर टॉपिक से तो आप उन्हें करेक्ट कर सको। देन उसके बाद फिर आपको रीजन भी लिखना है कि आपने किस वजह से मिस्टेक की थी, क्या आपने कुछ मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया था, है ना, या फिर आपने पैसेज को ढंग से नहीं पढ़ा, मिस रीडिंग कर दी, क्या चीज़ थी वो। देन उसके बाद आपको करेक्ट लॉजिक भी लिखना है, ठीक है, और एक 2 लाइनर समरी लिखनी है जिसमें आप प्रॉपर रीजनिंग लिखेंगे। उसके बाद हमारा टिप नंबर 3 है कि आपको उस मॉक को वापस से रीसॉल्व करना है। जो भी मॉक आपने दिया, मान लीजिए आपने कोई एक मॉक दिया, उसमें से आपके 120 में से 50 मार्क्स आए, है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर मॉक को वापस से दोबारा देना है। लेकिन ऐसा मत करना आप कि आपने आज वो मॉक दिया और कल से आपने वापस से उस मॉक को उठा के और सॉल्व कर दिया, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी पता होंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी एनालिसिस कर लिया। आप क्या करना, आप कोई भी मॉक देना उसकी एनालिसिस कर लेना, या फिर एनालिसिस करने के बाद फिर आप 1.5-2 हफ्ते बाद उस मॉक को वापस से उठाना और फिर से उसको लगाना मॉक को, फिर आप देखना कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन इस बार जब आप मॉक लगाओगे तब उसको टाइम प्रेशर में लेके मत लगाना, मतलब कि टाइमर के साथ उस मॉक को मत लगाना। फिर आप देखना कि आपके कितने मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, कितना स्कोर आपका इंप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आप टाइम प्रेशर में कितने क्वेश्चंस गलत कर देते हो। आपको आते होते हैं क्वेश्चन, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रेशर आप उन क्वेश्चंस को गलत कर देते हो, ठीक है, तो इससे भी आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको लॉजिक के ऊपर फोकस करना है, यहाँ पर स्पीड पे नहीं करना है, आपको एक्चुअल में अच्छे से देखना है कि इस पे क्या लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके माइंड को प्रैक्टिस हो जाएगी कि मेरे को लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि टाइम पर, ठीक है। और उसके बाद फिर क्लैट में भी आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करोगे और आपके स्पीड विद इन टाइम लिमिट, विद इन स्पीड आप वो क्वेश्चन लॉजिक के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। देन उसके बाद आपको डीप लर्निंग भी करनी है और गैप्स भी फाइंड आउट करने हैं अपनी रीजनिंग में कि आप किस अप्रोच से रीजनिंग लगाते हो और राइट अप्रोच क्या होती है, वो आपको मॉक एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो करनी है। देन उसके बाद है हमारा टिप नंबर 4 कि आपको सेक्शन वाइज एनालिसिस करनी है। क्यूमुलेटिव एनालिसिस करने से आपको नहीं पता चलेगा दैट वेयर यू आर लैगिंग, राइट। आप अगर लॉजिकल रीजनिंग में कहीं पीछे हो या फिर क्वांट आपकी थोड़ी सी वीक है, तो आपको सेक्शन वाइज पहले कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके किस सेक्शन में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा सेक्शन आपके लिए स्कोरिंग होता है, कौन से सेक्शन में आप मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे हो। सेक्शन वाइज जब आप कैटेगराइज कर लोगे, फिर आपको ये देखना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश आपने देखी, इंग्लिश में आपने 25 मिनट्स लगाए उन क्वेश्चंस को करने में, उसके बाद आपकी जो एक्यूरेसी आई है वो 80% आई है मान लो, और जो 30 क्वेश्चंस थे उसमें से आपका 28 स्कोर रहा है, मतलब कि 2 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं या फिर अनअटेम्प्टेड रह गए हैं। तो ऐसे जब आप बाइफरकेशन करोगे अलग अलग सेक्शन का और उसके बाद सेक्शन वाइज एनालिसिस करोगे, तो उससे आपके पर्टिकुलर सेक्शन में भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप क्यूमुलेटिव करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में आप वीक हो, कौन से सेक्शन में आप पीछे हो, ठीक है। तो आपको ये करना है कि आपको टाइम लिखना है कि कितने टाइम में आपने उस पर्टिकुलर सेक्शन को कर लिया है, और आइडियल टाइम क्या होना चाहिए कि कितने टाइम में आप उस पैसेज को, उस पूरे सेक्शन को कर लो, ताकि आपका टाइम लिमिट के अंदर आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो टिप नंबर 5 है, जो कि हमारी लास्ट टिप है, वो ये है कि आपको जितना भी आपने एनालिसिस किया है उस पूरे बुक को, उस पूरी नोटबुक को आपको वापस से रिव्यू करना है।
हर तीसरे चौथे दिन में। अगर आपने बहुत ज़्यादा बार रिव्यू कर लिया है तो उसको फिर हर 15 डेज में आप कर सकते हो रिव्यू, बट आपको उसे रिव्यू करना ज़रूरी है क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, तो उसको रिविजन के लिए आप यूज़ करो ताकि जो आपकी रीजनिंग है वो इम्प्रूव हो सके, आपके मार्क्स इम्प्रूव हो सके, और जो गलती आपने प्रीवियस मॉक्स में की है वो आप बाद के फ्यूचर मॉक्स में ना करो और आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और मॉक एनालिसिस को बहुत ही सीरियसली लेना है क्योंकि बिना मॉक एनालिसिस के आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये 5 टिप्स थी जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप मॉक को अपने एनालाइज करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कितनी हेल्प ले पा रहे हो इससे, और आपको और क्या चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।